हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे बायो का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम चैप्टर के फ्लो को समझ लेते हैं। हमारी फर्स्ट चीज़ है हमारे फर्स्ट टॉपिक है जीवों के मुख्य लक्षण, सजीवों के दो मुख्य समूहों में अंतर, जैव विविधता के प्रकार, वर्गीकरण व वर्गीकरण विज्ञान, नामकरण, वर्गीकी संवर्ग, संग्रहालय, वनस्पति उद्यान, हर्बेरियम, जंतु उद्यान, कुंजी, नियम पुस्तिका और मोनोग्राफी। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है कि इस चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन है कि जीव क्या है। तो जो सजीव है कोई भी वह वस्तु जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया व जीवन के निम्न लक्षण प्रदर्शित करती है जीव कहलाती है। इट मीन्स अगर कोई भी चीज़ अगर वो जीवित है, उसके अंदर वृद्धि हो रही है, वो रोज़ डेवलप कर रही है, उसमें उद्दीपन है, वो प्रतिक्रिया कर रही है छूने से, तो वो सजीव कहलाती है। लेकिन सजीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो सजीव है या नहीं है। जैसे सजीव वृद्धि कर सकते हैं, सजीव जनन कर सकते हैं, गमन व प्रतिक्रिया करते हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। सजीव उत्सर्जन कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं, उपापचय और जीव जीर्णता व मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु अमीबा अम्र है। ठीक है, अमीबा ना अम्र होता है, ये स्पेशल कंडीशन है। जीव द्रव्य व कोशिकीय संगठन, जीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण। यहाँ अमीबा की स्पेलिंग गलत है, आप ठीक कर लीजिए सब। फर्स्ट है जीवों के जो सजीव के विशिष्ट लक्षण है, उसमें है सजीवों की वृद्धि। तो यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। हम विशिष्ट लक्षण उसे मानते हैं जो कि केवल सजीवों में हो रहा हो। लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई पहाड़ वृद्धि कर रहा है तो हम उसे सजीव नहीं मान सकते। इसलिए यहाँ वृद्धि को सिर्फ अंदरूनी वृद्धि से तात्पर्य किया जा सकता है, जैसे किसी कोशिका में साइटोप्लाज्म, कोशिका अंगक आदि का बढ़ना। अगला हमारा पॉइंट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जनन विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी में जो वर्कर मधुमक्खी होती है वो जनन नहीं करती है। इसे वर्कर मधुमक्खी और इसे हिंदी में श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है उत्सर्जन। फोर्थ पॉइंट है श्वसन। फिफ्थ पॉइंट है पोषण व उपापचय। दो चीज़ों का मिलकर नई चीज़ बनाना या टूटकर नई चीज़ बनाना मेटाबॉलिज्म। जैसे एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, यानी कि टूटना या फिर जुड़ना। ये भी विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो हम देखते हैं कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण क्या है। तो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है उद्दीपन। उद्दीपन से मतलब है कि हम अगर किसी को टच करते हैं तो उसमें सेंसेशंस होते हैं, उसे उद्दीपन बोलते हैं। अगर हमारे अंदर इमोशंस हैं तो हम एक लिविंग थिंग है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग में इमोशंस नहीं पाए जाते। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है कि चमेली का पेड़ जो होता है वो सजीव है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उद्दीपन जो है वो डिफाइन कैरेक्टर है, क्योंकि उद्दीपन चमेली के पेड़ में हाई लेवल पे नहीं होता। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि ये हमारी जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको दी है वो सजीवों की डेफिनेशन है कि यदि हमसे कोई पूछ रहा है कि सजीव क्या है हम उसे बता सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम ठीक से बताएं कि सजीव क्या है, तो सजीव वो है जो स्वप्रतिकृतिकरण, स्वनियमन, विकास, बाहरी उद्दीपनों की प्रतिक्रिया करने वाले सजीव कहलाते हैं। सजीवों का शरीर कार्बनिक और इनकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। सजीवों के शरीर का 99% भाग कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का बना होता है। ठीक है, और सजीवों में सबसे कम पाया जाता है फास्फोरस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सजीवों में सबसे कम क्या पाया जाता है। तो सजीवों में सबसे कम फास्फोरस पाया जाता है। सजीवों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जंतु और पादप। तो जंतु और पादपों में अंतर बहुत ज़्यादा लिखने को आता है यदि आप तैयारी भी कर रहे हैं अपने स्कूल की। तो सजीव जो होते हैं, जंतुओं का जो शरीर होता है वो अशाखान्वित होता है, क्योंकि जंतु के शरीर से शाखाएं नहीं निकल रही, लेकिन पादप का शरीर शाखान्वित होता है। सेकेंड, जंतु का जो शरीर है वो निश्चित आकृति और रूप में परिवर्तनीय होता है, लेकिन पादप का शरीर परिवर्तनशील होता है। जंतु के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। हरित लवक का अभाव होता है जंतु के शरीर में, किंतु पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए ये परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं, किंतु पादप स्वपोषी होते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट्स कर सकते हैं, इसमें से आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स
बायोलॉजिकल मीन्स जैविक, व डाइवर्सिटी मीन्स भिन्नता। हमारे चारों ओर असंख्य विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार की जीव भिन्नताओं को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के स्तर क्या होते हैं? तो जैव विविधता के अनुसार निम्न 3 स्तरों पर अध्ययन करते हैं। पहला है जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी, इट मीन्स अनुवांशिक जैव विविधता। यह जीन के परिवर्तन से होती है, जैसे गुलाब, आम, विभिन्न प्रकार के जीव। तो इसमें आता है कि जो आनुवंशिक के जैव विविधता है वो किस पर रिस्पॉन्सिबल होती है? तो यह जीन पर रिस्पॉन्सिबल होती है। और जीन किस चीज़ का बनता है? जीन बनता है डीएनए से। और जातीय जैव विविधता, इसमें जीव की जातियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के जीव व पौधे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्पीशीज़। पारिस्थितिक जैव विविधता, यह जीवों के भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न जीव, जैसे वन, पहाड़, नदी आदि स्थिति के अनुसार। इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेस टेम्परेचर, यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का तापमान कैसा है। ठीक है, आपका सेकंड टॉपिक आता है वर्ग की, यानी कि टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या है कि हम पहले पहचान करते हैं, फिर नामकरण करते हैं और फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? इसमें लक्षणों के आधार जीवों का पहचान कर उनकी तुलना पर पहले से ज्ञात जीवों से करते हैं। यानी कि जैसे अगर हमें कुछ मिला तो हम उसे देखेंगे कि ये इस टाइप का कुछ हमें पहले मिला है, उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उसका नामकरण करने के लिए कोशिश करेंगे। पहले हम उसके लक्षणों से नाम देते हैं, जैसे द्विनाम पद्धति दी थी कैरोलस लीनियस ने, तो उस हिसाब से हम उसे नाम देते हैं। और उसके बाद जिस साइंटिस्ट ने उसकी खोज की है उसे उस वैज्ञानिक का नाम दिया जाता है। और वर्गीकरण है कि जीवों की जो आकारिकी होती है, शरीर की है, वह जाति वृत्ति के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। जैसे हमें भी बांट रखा है, मैमेलियन समूह में आते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, वर्णन व उनका विधिवत वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी कहलाती है। वर्गीकरण विज्ञान को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों की तुलना, विकासात्मक व जातिवृत्तीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगले इसे कैरोलस लीनियस ने दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी, जिसे बायनोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी यानी कि वर्गीकी संवर्ग, लीनियस प्रणाली के अंतर्गत जीवों को निम्न समूह में बांटा गया है, जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग व जगत। तो हम इसे याद करने के लिए एक ट्रिक का भी यूज़ करते हैं, जिसमें आता है कि सभी गर्ल्स, हम नीचे से लिखते हैं कि सभी गर्ल्स फैशन और कार पसंद करती। इट मीन्स किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। ये इन्हें याद करने का सही क्रम है। और ये जो साइड में दिया हुआ है ये मानव का वर्गीकरण है। मानव की जाति है सेपियंस, वंश होमो, कुल होमोनिडी, गण प्राइमेट, मैमेलिया वर्ग से आते हैं, संघ हमारा कॉर्डेटा है और जगत हमारा जंतु जगत है। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस। सेपियंस 2 बार है, पहले होमो सेपियंस 1 बार था, लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें होमो सेपियंस सेपियंस है। जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो इनकी समानता बढ़ती है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो हमने ट्रिक देखी है इसका कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इनका वर्गीकरण करते हैं, कैसे इनका नाम देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जाति से। तो जाति सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे आम का नाम होता है, आम का साइंटिफिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो जीवों का वह समूह जो आपस में अंतर्जनन कर सकता है जाति कहलाता है। वंश यानी कि जीनस क्या होता है? जो समान गुणों वाली जातियों से मिलते हैं उन्हें वंश कहते हैं। कुल क्या होती है? जो समान गुणों वाले वंशों से मिलते हैं तो उन्हें कुल में रखा जाता है। जैसे वंश पैंथेरा, फैलिस वंश को एक ही फैमिली में रखा गया है, उस फैमिली का नाम है फैलिडी। पैंथेरा वंश में आते हैं बाघ, चीता, और फैलिस वंश में आते हैं बिल्ली, और ये सब इनका सबका कुल लगता है फैलिडी। और जो कुत्ता है वो कैनिस कुल में आता है। अगला है गण, ऑर्डर, यानी कि एक दूसरे से समानता रखने वाले कई कुल एक साथ गण में रखे जाते हैं। इन वंशों में कुछ गुण समान होने के कारण असमानता भी होता है। एक गण कार्निवेरा भी रखा गया है। इन्हें मांस खाने के आधार पर भी रखते हैं। वर्ग क्या है कि समान गुणों वाले कई गण मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। संघ, अनेक वर्ग मिलकर संघ कहलाते हैं।
और उसके बाद संघ के बाद जैसे अभी हम संघ पढ़ेंगे जंतु जगत वाले चैप्टर में, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा आदि। ठीक है, तो अब हमें इतना समझ आ गया। उसके बाद हमारा है टैक्सोनॉमिक एड्स यानी कि म्यूजियम। जैसे म्यूजियम है, म्यूजियम में क्या होता है, यह एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई भी पादप जो मृत हो जाता है या जंतु, उन सब के नमूनों को रखा जाता है। और उसे रखा कैसे जाता है, एक परिरक्षण द्रव में डुबो के रखा जाता है, और जिस द्रव का नाम होता है फॉर्मेलिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा पादप या जंतु मृत होता है उसे कौन से द्रव में डुबो के रखा जाता है, तो उसे फॉर्मेलिन द्रव में डुबो के रखा जाता है। कुछ प्रमुख संग्रहालय हैं जिनका नाम ये है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दिल्ली। संग्रहालय के महत्व, संग्रहालय से हमारा क्या बेनिफिट है, हमें ये देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो संग्रहालय में क्या होता है कि हम जो पादप और प्राणी होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनकी एक जगह जानकारी रखते हैं, और इसमें नई से पुरानी जातियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के सदस्यों की पहचान व विभिन्नता के साथ अध्ययन किया जाता है। सेकंड हमारा आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम फाइल्स हम स्कूल्स में भी कलेक्ट करते हैं जैसे, तो इसमें क्या होता है, इसमें पौधों और उनके अन्य भागों जैसे जड़, तना, फूल, पत्ती, इन सबको प्लांट प्रेस विधि होता है कि कागज़ में रख के उसे दबा के काफ़ी टाइम के बाद, सूखने के बाद उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो कागज़ की शीट पे चिपकाते हैं उन्हें। ठीक है, और इस शीट को वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। और जो उसकी हर्बेरियम शीट होती है वो आप देख भी सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पहले उसका पौधे का वर्गीकरण लिखने के बाद जो जिसने वो कलेक्ट किया है उसका नाम भी लिखते हैं। हर्बेरियम जो है उसके प्रमुख कार्य हैं स्थायी अभिलेख का सही तरीके से रख रखाव, यानी कि अगर किसी ने कुछ ढूंढा है तो उसका ठीक से रखा जाता है, हर्बेरियम के जो काम है। और वानस्पतिक क्षेत्र का भी लेख रखना। सेकंड आता है हर्बेरियम के महत्व है कि जो भी पौधा हमने संग्रह किया है जिसका भी, उसकी हमारे पास सारी नॉलेज होगी, कलेक्टिव नॉलेज। और उसके बाद वो अगर हमें वो पौधा दोबारा मिलता है तो उसकी पहचान करने में हमें सहायता प्रदान होगी। शैक्षिक और अनुसंधानिक कार्यों में सहायता होती है, और विद्यार्थियों में संरक्षण की प्रकृति का विकास। लुप्त जातियों के अध्ययन में, यानी कि अगर हमारी कोई जनजाति लुप्त हो जाती है तो हमें उसके बारे में जानकारी करने में भी आसानी होगी। और कुछ महत्वपूर्ण हर्बेरियम इंस्टीट्यूट हैं, ये एक है हर्बेरियम इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून में, और एक है हर्बेरियम ऑफ द बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। बॉटेनिकल गार्डन्स, ये अगला टॉपिक है वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान क्या होता है, इनमें पादपों का संग्रहण और संरक्षित जीवित अवस्था में किया जाता है। इसी कारण यह पादप संरक्षण की प्रमुख बहिर्स्थान विधि है। वानस्पतिक उद्यान में विदेशी, दुर्लभ, संकटग्रस्त तथा आर्थिक महत्व के पादप उससे पाए जाते हैं। तो इसमें विदेशी जातियों को नियंत्रित ताप तथा आर्द्रता में उगाया जाता है। वनस्पतिक उद्यान के महत्व क्या क्या है कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, संपूर्ण विश्व में लगभग 550 बड़े वनस्पतिक उद्यान हैं जो वैश्विक स्तर पर इनकी आवश्यकता और महत्व को इंगित करते हैं। वैश्विक मतलब ग्लोबल। यहाँ क्या होता है कि संकटग्रस्त और दुर्लभ, विषम परिस्थितियों आवासों में पाए जाने वाले पादपों को संरक्षण किया जाता है। आप ये सब देख सकते हैं, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, तो आप ये सब स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, जंतु स्थान एक जूलॉजिकल गार्डन दिया हुआ है, इसमें महत्व दिए हुए हैं। जंतु उद्यान का महत्व क्या होता है कि पर्यटन की दृष्टि से, यानी कि हम उसमें घूम सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं कि कैसे जंतु हैं। और नेहरू जंतु उद्यान है, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं जो इंडिया में है, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लेना। और की क्या है, तो की है कि वर्गीकरण विज्ञान में पादप और जंतु की पहचान के एक साधन है। ठीक है, और ये एक बार आप पढ़ लेना, इसमें दिया हुआ है मोनोग्राफ, फ्लोरा, समष्टि, वर्गक, टैक्सन्स, ये चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लास्ट के जो दिए हुए हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम, जीव विज्ञान का जो सबसे पहले उपयोग किया था वो थे लैमार्क, 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रिवलेंस ने किया था। और जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, और जंतु विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ये लर्न होने चाहिए। ओके, तो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।